वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और आपको बता दूं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, अभी एडमिशन लिया है, सोच रहे हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो अब बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। बहुत ही बारीकी से यहाँ पर हर एक पॉइंट को आपको समझाया जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ाता रहता है और इसके अलावा मॉडल पेपर की भरमार होती है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। मैं आपको किसी भी तरीके का प्रश्न पत्र आपका आता हो, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे लिखित, सभी प्रकार की तैयारी करवाता हूँ, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हूँ। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी आप छोड़ दीजिए मुझ पर, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार हिंदी में आपको पढ़ना क्या है। तो हिंदी में आपको पढ़ना है भैया क्या, हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना है। हिंदी काव्य मतलब क्या होता है, हिंदी का ऐसा पोर्शन, देखिए हिंदी एक काव्य होता है, गद्य होता है और एक हिंदी चंपू काव्य होता है। चंपू काव्य ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। हिंदी पद्य की अगर बात किया या हिंदी काव्य की बात किया, एक होता है, ठीक है। हिंदी गद्य जो होता है उसमें नाटक, एकांकी, ठीक है, निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, ये सब आते हैं, ठीक है, आत्मकथा, जीवनी। लेकिन अगर मैं आपके काव्य की बात करता हूं तो काव्य में कविताएं वगैरह आती हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जी ये बताओ कि हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य अलग अलग है कि एक है। तो हिंदी साहित्य जो होता है वो और हिंदी काव्य का मतलब एक ही होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा, मतलब हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है। आप हिंदी सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ना होगा, सेकंड सेमेस्टर में आप कार्यालयी हिंदी पढ़ोगे और कंप्यूटर पढ़ोगे, आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आप हिंदी गद्य पढ़ेंगे, आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो हिंदी का काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि वो सब अलग अलग है, वो सब हिंदी के ही पार्ट है, हिंदी साहित्य के ही अंग हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अब ये नहीं कि हिंदी लैंग्वेज अलग पढ़ना है, हिंदी साहित्य अलग पढ़ना है, सब एक ही में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार फर्स्ट सेमेस्टर में आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे। लगभग 150 यानी 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी कि जिसको आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना होता है। और एक बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में बीए में क्या माइनस मार्किंग होती है? तो बिल्कुल माइनस मार्किंग नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बहुत ही आसानी से हम हर एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको और देना चाहूँगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी मेजर में है, ठीक है, चाहे आपका मेजर में है और चाहे आपका माइनर में है, ठीक है। तो मेजर माइनर किसी में आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो हिंदी में यही आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर माइनर सब्जेक्ट में हिंदी में, अच्छा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में माइनर का पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। एक ही दिन रख दिया जाता है, तो जो भी जिसका माइनर होता है जाकर के एक दिन में दे जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है उस यूनिवर्सिटी हैं तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा माइनर, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग पेपर पैटर्न होता है। और बाकी विश्वविद्यालयों में क्या है, माइनर का जो मेजर का पेपर होता है वही माइनर का भी पेपर ले लिया जाता है, ठीक है। चाहे लिखित पेपर होगा चाहे ऑब्जेक्टिव। लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का नियम क्या है कि वहां पर ऑब्जेक्टिव में ही होता है माइनर पेपर, तो उसके लिए भी एक प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा। बाकी विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, और भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। तो ऐसे और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से आप बहुत जानकारी हिंदी के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का पूरा नाम है, ठीक है। आपको बता दूं इनका एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। और खास करके बात किया कालक्रम के अनुसार तो हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु विनोद नाम की रचना लिखी है। मिस्र बंधु विनोद भी एक प्रकार से क्या है, ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, तो वो है।
आपको बता दूं हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, 1903 में संपादन संभाला। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी इतिहासकार रहे हैं और निबंध भी लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आदिकाल जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया, लेकिन पूर्ण बहुमत वो देते हैं वीरगाथा काल पर, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखना कब स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सबसे पहले लिखा, अगर पूछा है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो आप बताएंगे गारसा दतासी ने किया, फ्रेंच साहित्यकार थे। 1839 का समय आपको ध्यान रखना होगा। 1800 यहाँ पर 1 मिनट, 1839 जो है ये सन है आपका, 1839 का समय है। इसी ईस्वी में एक रचना प्रकाशित होती है, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच में लिखा हुआ एक इतिहास ग्रंथ है, वो भी हिंदी साहित्य का। इसको लिखा है गारसा दतासी ने। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सूत्रपात उन्होंने किया था। इसके बाद में आप देखते हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, ये सब लिखते हैं। और फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए या वैज्ञानिकता को समाहित करते हुए प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके काल क्रम को विभाजित किया आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1929 में प्रकाशित हुई शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी सबसे पहले, और उसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के 6 महीने के बाद में इनकी एक रचना प्रकाशित होती है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। और उसी ग्रंथ को एक प्रकार से आज भी आधार माना जाता है और उसी ग्रंथ को मान्य भी माना जाता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल की बहुत सारी चीज़ें जो है लगभग 80% चीज़ें जो है उनकी सत्य प्रतीत होती हैं और एकदम फैक्ट बातें करते हैं, वो किसी प्रकार की कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य अगर पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया है, तो आगे चल करके आपको सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, बाकी बीए करेंगे पूरा, फिर एमए अगर करना है तो आप अभी मेरा सलाह मानिए कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का, उसको जरूर ले लें। क्योंकि बिना हिंदी साहित्य के इतिहास के आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप सोच लीजिए कि हिंदी साहित्य आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं, हिंदी में कुछ आगे बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं, आप नेट जीआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, आपको टीचर बनना, चाहे कक्षा 12 को पढ़ाना हो और चाहे बीए बीएससी को पढ़ा, मतलब कि बीए और बीका मतलब इनको पढ़ाना हुआ, एमए को, ठीक है, तो आपको नेट जीआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप प्रोफेसर बनेंगे। तो उन सभी के लिए एक प्रकार से आपको जरूरी है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ना। थोड़ा जटिल भाषा में जरूर लिखा है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल के प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का आरंभ जो मानते हैं वो संवत 1050 विक्रमी मानते हैं। विक्रमी, ये विक्रम संवत है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, विक्रम संवत से एक समस्या आपको उत्पन्न होगी, क्योंकि जब रामचंद्र शुक्ल का आप इतिहास ग्रंथ पढ़ोगे कभी तो वहाँ पर संवत में सारी चीज़ें लिखी है, विक्रमी में लिखी, विक्रम संवत में लिखी है। अब विक्रम संवत में से अगर आप घटाएंगे, विक्रम संवत में से क्या घटाओगे? विक्रम संवत में से अगर आप जो है अगर सन आपको निकालना, ईस्वी का सन निकालना, तो आप इसमें से 57 घटा देंगे, क्योंकि 57 साल आगे चलता है ये, ठीक है, विक्रम संवत। तो आप इसमें से घटा देंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कुधार लिया, यहाँ हुए 10, 10 माह से 7 गए, बचा यहाँ 3, ठीक है, यहाँ बचा 4, यहाँ से कुधार लिए हैं भाई 14, 14 माह से 5 गए 9, ठीक है, और यहाँ बचा 9, तो 993 जो है ईस्वी आपका निकल आया। 993 ईस्वी से आप मान लीजिए कि आदिकाल की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1050 विक्रमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तो बहुत ही बारीकी से हम लोग आपको बता रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो आप बहुत ही बारीकी से समझने का भी प्रयास करें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन ने, यहाँ पर कर लेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सबरपा को, या फिर सरहापा को, या चंद्रबरदाई को? तो डॉक्टर अगर मैं बताऊं आपको राहुल सांकृत्यायन जी की, तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सरहापा को, जो कि 8वीं शताब्दी के एक प्रकार से लेखक हैं, मतलब इतिहास, मतलब वो हैं, कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरहपा। अच्छा, लेखक और कवि में भी अंतर होता है। लेखक जो होता है वो एक प्रकार से कविताएं भी लिखता है और गद्य लेखन भी करता है, लेकिन जो कवि होते हैं वो कविताएं करते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कविताओं को लिखने वाले को कवि कहते हैं, ठीक है, लेखक भी कह सकते हैं, हालांकि लेखक कहना उतना ज़्यादा जो है तर्कसंगत नहीं होता है। लेखक गद्य लेखक के लिए प्रयोग किया जाता है और कवि कविताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, साहित्यकार दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे सभी बातों को, ये सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी आपको आगे चल करके।
क्योंकि अभी आप 5 सेमेस्टर और पढ़ने वाले हिंदी को, तो उसमें हिंदी की बारीकियों को आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को प्रथम कवि कौन स्वीकार करता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राहुल संकृत्यायन जी। तो स्वयंभू को प्रथम कवि कौन मानते हैं? स्वयंभू को प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वीकार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? बताएं, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत या उर्दू? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों का मूलतः जो है वो अंग्रेजी भाषा का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधाता, मतलब कि ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल करके शब्द शक्ति में। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। शब्द शक्ति मतलब कि 3 प्रकार से शब्दों में ऊर्जा दी जाती है, ताकि वो शब्द जो होते हैं अगर आप पढ़ें तो थोड़ा अलग अलग टाइप के लगते हैं। जैसे कि अभिधा मतलब होता है कि सीधे सीधे बात कह देना, सीधे सीधे कोई बात बोल देना, ठीक है, सीधे सीधे की वही बात समझ गए जो आप बोले। लेकिन कुछ लक्षणा और कुछ व्यंजनात्मक शब्दावलियाँ होती हैं, जो कि जैसे कवि वगैरह की जो बातें होती हैं वो लक्षणा या व्यंजना में होती हैं, कि कह कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहे हैं। वो एक किसान, जैसे कि आपने कहा कि 8 बज गए, अब 8 बजने से बच्चा समझेगा कि मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, किसान या समझेगा मुझे खेत में जाना है, ठीक है, मजदूर सोचेगा कि हमको काम पे जाना है। इसी प्रकार से 8 बजे का मतलब सभी लोग अलग अलग लगाते हैं। तो ये सब अभिधा और लक्षणा में आती, मतलब कि लक्षणा और व्यंजना सब शक्तियों में आती हैं। हालांकि अभिधा जो होती है, कार्यालयी हिंदी जो होती है, चूंकि इसमें स्पष्ट चीज़ें होती हैं, किसी कार्यालय में प्रयोग की हुई भाषा कार्यालयी हिंदी होती है। जैसे ऑफिस में जो बातचीत होती है, जो पत्र वगैरह की भाषा होती है, जिसमें कोई कार्यालयी पत्र वगैरह लिखा जाता है, सरकारी पत्र लिखा जाता है, मतलब जो भाषा होती है पत्र वगैरह की, या बैंकों वगैरह में जो भाषा चलती है, वो सब भाषा कार्यालयी हिंदी होती है। ठीक है, तो वो सब भाषा कैसी होती है? वो सब भाषा अभिधात्मक होती है, मतलब जो लिखा है उसका मतलब वही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। तो कार्यालयी हिंदी की जो भाषा होती है वो अभिधात्मक होती है, मतलब जो बातें कही होती हैं या लिखी होती हैं उसका सीधा सीधा अर्थ होता है। अभिधात्मक मतलब ये होता है जो कही जा रही बातें उसका सीधा सीधा मतलब निकले, ठीक है, कोई लाग लपेट की बात नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर जो थे ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर जी थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। यहाँ पर सार्थक शब्द जुड़ जाने से, वैसे भाषा की लघुत्तम इकाई अगर पूछता तो आप लगाते ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सार्थक यानी जिसका अर्थ भी निकले, ठीक है, यानी ऐसी भाषा की इकाई जिसका अर्थ भी निकले, जो सार्थक है, वो होता है शब्द या फिर वाक्य। हालांकि वाक्य इसमें दिया गया नहीं है तो आपका शब्द लगेगा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की अगर बात करें तो निम्न ऑप्शंस में से आपका लगेगा ए ऑप्शन, यानी शब्द होगा। भाषा की अगर आपसे पूछेगा केवल लघुत्तम इकाई, सार्थक शब्द को हटा देगा तो आपका हो जाएगा ध्वनि, क्योंकि ध्वनि ही होती है। जैसे आ ई उ, इस प्रकार से आप क्या बोलते हो, ये ध्वनियाँ ही तो हैं। आप का बोलते हैं, जैसे का आपने बोला तो का एक प्रकार से आपने लिपिकरण किया, ठीक है, तो ये का ऐसे लिखा। लेकिन अंग्रेजी में इसी का को या इसी के वाली ध्वनि को इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, अंग्रेजी में इसी के को इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग भाषाओं में लिपियां अलग अलग होती हैं, लेकिन ध्वनियाँ जो होती हैं वो ध्वनि के हिसाब से भाषा का मेंटेन होता है। और हिंदी अगर बात किए तो उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में कहा गया भारतीय संविधान के। तो जो हिंदी है अपनी, उसकी लिपि कौन सी है? हिंदी लिखी किस में जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कौन सी है? जैसे ये यहाँ पर है, ये लिपि कौन सी है? किस में लिखा हुआ है चीज़ें? ये हिंदी भाषा में जरूर है, लेकिन ये लिपि कौन सी है? ये लिपि है देवनागरी, ठीक है। कौन सी लिपि भैया? देवनागरी लिपि में। लिपि माने होता है लिखने की कला, लिखने की जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एक प्रकार से लिपि, ठीक है। जैसे आपने देखा कि भा जो होता है ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, तो ये देवनागरी लिपि का भा है। लेकिन अगर भा को आप रोमन शैली में लिखेंगे तो यही भा जो होता है बी और एच करके बन जाता है भा, ठीक है।
समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो ये हो गया रोमन लिपि में भा लिखा है, और ये जो है भा हिंदी लिपि में मतलब कि देवनागरी लिपि में लिखा है। समझ रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो शब्द होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर देखें तो कहीं कहीं पर आपको वाक्य भी मिलेगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन में वाक्य आपका है नहीं तो आपका शब्द ही लगेगा, चूंकि शब्द का भी अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी होती है। संपर्क माने जिस भाषा में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो भाषा की संपर्क भाषा जो है, और खास करके भारतीय संदर्भ में पूछी जा रही, तो वो हिंदी होती है। हिंदी भाषा की मतलब क्या है, वो भारत की संपर्क भाषा, जिसमें अधिकतर लोग जो है भारत के लोग आदान प्रदान करते हो अपने विचारों को, वो भाषा होती है संपर्क भाषा। तो हिंदी में अधिकतर लोग एक प्रकार से विचारों का आवागमन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल भाषा परिवर्तनशील होती है, बात बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, क्या भाषा पैतृक संपत्ति होती है? बिल्कुल नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति जरूर होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी भी ठीक है, और बी वाला बिल्कुल गलत बात है। भाषा के संदर्भ में, भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में, भाषा अनुकरण के द्वारा, अनुकरण का मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको उसी के जैसा सीख लेना, ठीक है, अनुकरण, यानी जैसा फलाने कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे, ये होता है अनुकरण, ठीक है। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको देख कर कोई दूसरा बच्चा पढ़ता है आपकी नकल करके, तो वो होता है अनुकरण करना। अब वो आपसे नकल करके कब पढ़ रहा है तो वो भी अनुकरण हो गया। उसने देखा कि आप साइकिल चला रहे हो तो आप भी वैसे साइकिल चलाने की काम करें, तो वो अनुकरण हो गया। तो भाषा जो होती है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, एक दूसरे से सुन करके, एक दूसरे को देख करके सीखी जाती है, ठीक है, वही होता है अनुकरण, ठीक है। तो ये भी ठीक बात है, बिल्कुल अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। तो ए और सी और डी ये बिल्कुल सही बातें हैं भाषा के संदर्भ में, जबकि जो बी ऑप्शन दिया गया है आपका, बा ऑप्शन, भाषा पैतृक संपत्ति है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि ऑप्शन अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो बी वाला सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है, सीमित क्षेत्र आपसे बोला, सीमित क्षेत्र मतलब कि जिसकी ज़्यादा बड़ी सीमा ना हो, सीमित मतलब हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोली, ठीक है। जैसे अवधि हो गई, बोली है, ब्रज भाषा जो भाषा थी बोली बन जाती है, तो ये होती सीमित क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, आपका मेजर सब्जेक्ट है चाहे माइनर सब्जेक्ट है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अभ्रंश से हुआ है। देखिए, ब्रज भाषा का विकास की अगर बात की जाए तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौरसेनी अभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है, सौरसेनी अभ्रंश से। अर्धमागधी से किसका हुआ है, अर्धमागधी से जो है वो अवधी भाषा का विस्तार हुआ। अर्धमागधी से क्या बना है भाई, अवधी भाषा बनी है अर्धमागधी से। जो ब्रज भाषा बनी है वो किससे बनी है, तो सौरसेनी से बनी है आपकी ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा बनी है। जबकि मागधी से बात की जाए तो बिहारी हिंदी बनी है, ठीक है। कौन सी हिंदी भैया, बिहारी हिंदी, क्लियर, ध्यान रखेंगे, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी भाषा बनी है, तो पूर्वी हिंदी की अवधी बोली जो होती है, या पूर्वी हिंदी ही मान सकते हैं अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब अर्धमागधी से उत्पन्न है, ठीक है। मागधी से अगर बात की तो बिहारी, मैथिली, संथाली ये सब उत्पन्न है, ठीक है। ये बात यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी ये 3 बोलियाँ हैं। बिहारी हिंदी कितनी बोलियाँ, 3 बोलियाँ हैं। 3 बोलियाँ कौन कौन सी हैं, पहली बोली है मगही, दूसरी है मैथिली और तीसरी है कौन सी, ठीक है, भोजपुरी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ। और अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का उदय होता है। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं, अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी, जिनमें से अवधी का एक प्रकार से विस्तार बहुत ज़्यादा है और अवधी के साहित्य भी आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि अवधी में ही एक सूफी विचारक हुए हैं, सूफी लेखक हुए हैं, एक क्या बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक बड़े फेमस हैं, शेख निसार। उन्होंने लिखा है जो है उनका एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है, उस रचना का नाम मुझे ध्यान आ रहा है, शायद मुझे वो रचना है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा आप लोग पहले पढ़ते थे जब आप बीए 3rd ईयर में होते थे, तो यूसुफ जुलेखा महाकाव्य है, उसका एक खंड आपको पढ़ना पड़ता था। यूसुफ और जुलेखा ये 2 प्रेमी होते हैं और प्रेम कथा है पूरी की पूरी। तो जैसे आप देखते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, अवधी भाषा में, ठेठ अवधी में है, ठीक इसी प्रकार शेख निसार का भी उसमें है, ठीक है। शेख निसार का ग्रंथ है कौन सा, यूसुफ जुलेखा।
आगे बढ़ते यूसुफ जुलेखा की व्याख्या हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी उसको। आप बीए थर्ड ईयर वाला अगर देखेंगे, बीए थर्ड ईयर के जो पहला चलता था, पहला नियम, पहला सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो किस प्राकृत से हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश या सौर सेनी जो है प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाषा की अगर बात की तो हिंदी भाषा का जो उदय हुआ है उसमें सबसे पहली भाषा का नाम आएगा आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से बनी कौन सी भाषा? संस्कृत का बिगड़ा रूप एक प्रकार से बोल सकते हो पाली। ठीक है, पाली का बिगड़ा हुआ रूप होता है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है अपभ्रंश। ठीक है, और इसी अपभ्रंश के कई अपभ्रंश होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग अपभ्रंश होते थे, जैसे सौर सेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, इस प्रकार से मागधी अपभ्रंश। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपभ्रंश, और कहीं कहीं पर इसी अपभ्रंश को जो देहाती भाषा अपभ्रंश की हुआ करती थी उसी को औहट्य बोला जाता था। ठीक है, और उसके बाद में अपभ्रंश के बाद में आप बोलते हैं हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो हिंदी एक प्रकार से पहले, हिंदी के पहले कौन सी भाषा? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में फिर प्राकृत, प्राकृत के पहले पाली, पाली के पहले संस्कृत, यानी संस्कृत जो है इन सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। ये बात ध्यान रखेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभाषितम। जो संस्कृत भाषा है वो एक प्रकार से बड़ी मधुर है, देववाणी कही जाती है और आदि भाषा है, सभी की भाषाओं की जननी है। ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 17 बोलियां हैं और ये 5 भागों में हिंदी की बोलियां बटी हुई हैं। ठीक है, 5 बोलियां कौन कौन सी? जैसे एक पूर्वी हिंदी हो गई। ठीक है, एक पूर्वी हिंदी हो गई, एक आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई, एक बिहारी हिंदी हो गई। ठीक है, एक राजस्थानी हिंदी हो गई और एक हो गई आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी की 5 बोलियां हैं। इन्हीं 5 बोलियों में 17 प्रकार की बोलियों के बारे में बताया। जैसे कि आप देखते हैं पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां अवधी, मगही, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो है उसमें क्या बोलते हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 5 बोलियां आपको पड़ेंगी जो है पश्चिमी हिंदी में, तो 3 3 6 6 5 11। अच्छा, खड़ी बोली जो है वो आपकी पड़ेगी किसमें? पश्चिमी हिंदी में। ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा भी उसी में पड़ेगी। तो इसी प्रकार से राजस्थानी हिंदी में 5 पड़ेंगी, इसी प्रकार से बिहारी में 5 पड़ेंगी। ठीक है, मतलब कि 5 या 4 ऐसे पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर के 17 बोलियां हैं और 5 भागों में वो 17 बोलियां बटी हुई हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए पश्चिमी हिंदी की बात किया है तो कौरवी भी पश्चिमी हिंदी को ही कहा जाता है और पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कौरवी, जिसको खड़ी बोली के नाम से आज जानते हैं। और हिंदी का मुख्य रूप जो है वो कौरवी ही इस समय चल रहा है। यानी कि जो सरस्वती पात्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 ईस्वी में जब उन्होंने संपादन संभाला तो भाषा का उन्होंने जो क्या किया, परिमार्जन किया, पारिष्करण किया। और गद्य जो था उस समय और जो है वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य जो है वो एक प्रकार से ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि गद्य और पद्य दोनों की जो भाषा है वो खड़ी बोली ही होगी, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से किया और भाषा को एक प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से उसको उन्होंने सेट किया और भाषा का परिमार्जन किया, पारिष्करण किया। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? खड़ी बोली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मारवाड़ी, गढ़वाली, ये सब जो बोली है राजस्थानी हिंदी की हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां मैंने आपको बताया था, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये आपका दोनों ये गलत ही हो गया। पहाड़ी हिंदी की बहुली है, ये नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गया। पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की बोली है कौन सी? खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो खड़ी बोली का जन्म का समय क्या माना जाता है? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जो है वो खड़ी बोली का विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, खड़ी बोली के पहले कवि कौन से हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अमीर खुसरो आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं, मेजर वाले कोर्सेस में, माइनर में भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। दीर्घ माने जो बड़े स्वर होते हैं वो, ह्रस्व माने जो छोटे कुछ प्लुत स्वर भी होते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत ये सब स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपयुक्त तीनों ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो अगर बात की जाए, आपसे पूछेगा कभी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ना कि शब्द समूह को, ना वर्णों के संकलन को, ना शब्द गणना को। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, इन पर बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ, मतलब कि हुआ माना जाता है? बताएं।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात में देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो है शुरुआत माना था कि देवनागरी लिपि गुजरात से ही निकली है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था अनुच्छेद भारतीय संविधान का 343 जो है वो संविधान का अनुच्छेद है और इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया कि संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। और आपको बता दूं कि जो है राजभाषा हिंदी है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो राष्ट्रभाषा कहा जरूर हिंदी को जाता है, लेकिन अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा आधिकारिक तौर पर हिंदी को घोषित नहीं किया जा सका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? बताएं। 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1951? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताएंगे। भारत के संविधान में राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो आप सभी को पता होगा 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। और आप सभी को पता भी होगा कि 14 सितंबर को कौन सी डेट होती है। अभी आप लोगों ने बनाया था, मैंने एक प्रकार से एक फ़ोटो भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी वाली पोस्ट में। 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 14 सितंबर को ही राजभाषा की मान्यता मिली थी 1949 में भारतीय संविधान में। किसको? हिंदी को। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? रामानंद, मत्स्येंद्रनाथ, भैरवनाथ या कबीरनाथ? तो कबीर के गुरु हैं रामानंद, ये बात ध्यान रखेंगे। और गोरखनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मत्स्येंद्रनाथ जो हैं गोरखनाथ के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शब्दी किसकी रचना है? शब्दी जो है, शब्दी की अगर बात की तो शब्दी रचना किसकी है? शब्दी के लेखक हैं गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या जो कितनी मानी गई है? 9 नाथ हैं। ठीक है, सभी विद्वान इसको स्वीकार भी करते हैं। 9 नाथ कौन कौन से हैं? तो पहले नाथ हैं कौन से? मत्स्येंद्रनाथ पहले नाथ हैं। फिर उसके बाद में आते हैं गोरखनाथ, फिर उसके बाद में आते हैं जो है गहिनीनाथ, फिर उसके बाद में आते हैं जालंधर नाथ, उसके बाद में आते हैं कानिफनाथ। ठीक है, और छठे नाथ हैं उनका नाम है भर्तरीनाथ। फिर 7वें नंबर पर आते हैं रेवणनाथ। फिर उसके बाद में 8वें नंबर पर आते हैं नागनाथ। और 9वें नंबर पर आते हैं भैया चटपटीनाथ या चरपटीनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 नाथ हैं। और इन नाथों में जो आपसे पूछता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तो ऐसे हैं मत्स्येंद्रनाथ, और कहीं कहीं पर आपको आदिनाथ भी मिलता है। ठीक है, और मत्स्येंद्रनाथ और आदिनाथ मतलब कि प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक की अगर बात करी जाए तो गोरखनाथ जो हैं वो प्रवर्तक होते हैं नाथ पंथ के। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिएगा सभी लोग, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। चलें, अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं? फटाफट से आप बताएंगे। आचार्य शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर? बताएं। गोरखबानी जो है ये एक किताब है, और गोरखबानी किताब से ही कुछ जो है दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जो जिनकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर रखी है। और वो सारी की सारी कविताओं की व्याख्या हो चुकी है। जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में कविताएं संकलित हैं उन सभी कविताओं की व्याख्या आपको हमारे पास उपलब्ध है। उसका मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। मात्र और मात्र 100 रुपये में आप लोगों के कहने पर सारी कविताओं की व्याख्या की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो मॉडल पेपर हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, इससे पहले जो चैप्टर वाइज वीडियो हुए थे उन सभी के जो PDF नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और भी जो मॉडल पेपर होंगे या आएंगे लिखित के ऑब्जेक्टिव के, सभी के आपके PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, समय समय पर। तो अगर आपको जो है कोर्स लेना है, PDF नोट्स आपको चाहिए, अच्छा आप इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर में, तो आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। आपको ग्रुप से निष्कासित नहीं किया जाएगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप सब अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से अभी परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 100 रुपये में। आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, आपको मात्र और मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। किस नंबर पर? मतलब नंबर तो मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप करना है किस नंबर पर? 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको करना क्या है, इसी पर आपको व्हाट्सअप पर SMS कर देना कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। जैसे आप इतना SMS करेंगे तुरंत आपके पास क्या किया जाएगा, एक QR कोड मैं सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ जो है वो सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना। UPI माध्यम से आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी कुछ चलाते हैं आप उस स्कैनर पे स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं, उनको PDF नोट्स दिया जा चुका है और ग्रुप से जुड़ चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट का PDF नोट्स वहाँ पर मिलता रहता है, जो भी बनेगा आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपका हिंदी के साथ पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, या फिर होम साइंस है, या अन्य सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अगर वो सब्जेक्ट है तो उन सभी के भी PDF नोट्स जो भी बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे, और उन सभी की जो क्लास होगी उसकी लिंक भी आपको मिलती रहेगी, और जो वीडियो नोट्स की प्लेलिस्ट होंगी मतलब वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर हिंदी का लेंगे तो बाकी ये सब बिल्कुल फ्री में आपको मिलता रहेगा, PDF नोट्स वगैरह उसी में आप, तो आपकी विधिवत तैयारी हर एक सब्जेक्ट की हो जाने वाली है। तो अगर आप में से किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं, अभी भी एक प्रकार से एडमिशन चालू है, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी विधिवत हो सके और परीक्षा तक आते आते आप 90% से ऊपर नंबर लेकर के आएँ, ठीक है। ये मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि हमारे छात्र छात्राएं जो हैं लगभग 90% के ऊपर नंबर लाएंगे अब की बार, और पूरी की पूरी कोशिश हमारी यही, लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। किसी भी हालत में आपको छोड़ने वाला मैं हूँ नहीं, आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा, किसी भी कीमत पर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। आपका खुद का, आप मान लीजिए मैं आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, जो कुछ भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। मैं आपके साथ दिन रात मेहनत करता हूँ, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट पर मेहनत करता हूँ और मेहनत करता ही रहूँगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी और लिखित के लिए भी दिन रात इसी प्रकार से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और आप लोगों का भी साथ चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो जिनको भी लेना है आप मात्र 100 रुपये, उसकी कोई ज़्यादा फीस भी नहीं रखी गई कि आप इसमें 100 रुपये में कोई दिक्कत होगी, बहुत ही जो है कम प्राइस भी रख दिया गया है। इसीलिए आप लोगों के कहने पर ही बहुत सारे छात्र छात्राओं ने लगातार एसएमएस किया कि सर जी ऐसा कर दीजिए, ताकि जो है एक स्थायित्व बना रहे और एक अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई हो पाए PDF नोट्स के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल, तो मैंने इसीलिए किया है। बाकी आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, तो कोई चिंता की करने की बात नहीं, आप पढ़िए, फ्री में भी आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको और भी विधिवत तैयारी करनी है, पिछले 5 सेमेस्टर तक आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोर्स। इसके लिए बिल्कुल आपको इसी नंबर पर 9161936062 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। बाकी और कुछ आपको करना नहीं है, बस मात्र 100 रुपये सेंड करके, अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप से ऐड करवा दूंगा, ठीक है। और आपको PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स वो सब मिल जाएंगे। बाकी जो भी लाइव क्लास होगी वो भी आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी, लाइव क्लास की लिंक, ठीक है। चलें, गोरखबानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हैं वो गोरखबानी के संपादक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा क्या थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें, गोरखनाथ जो है उनकी समय सीमा क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा है 13वीं शताब्दी के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख गोरखबानी नामक पुस्तक में किया है? लगभग 14 रचनाओं को इकट्ठा करके गोरखबानी नामक पुस्तक छापी है और उसी में कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन थे? तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता की अगर बात की जाए तो ऐसे अगर आपसे पूछेगा तो आप सीधे सीधे गोरखनाथ को ही लगाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ ही मुख्य हैं। मत्स्येंद्रनाथ पहले नाथों में से पहला नाथ इन्हीं का आता है। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, या गोरखनाथ वास्तविक प्रवर्तक भी हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गोरखनाथ का नाथपंथ जो है वो किस शाखा से निकला माना जाता है? तो ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से निकला माना जाता है। हालांकि गोरखनाथ जो हैं वो एक प्रकार से भगवान शंकर को यानी आदिनाथ को अपना गुरु मानते हैं, और आदिनाथ का मतलब होता है भगवान शंकर, ठीक है। तो भगवान शंकर यानी शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि ब्रजयान शाखा से भी इनका संबंध रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार बनता है। तो हठ योग का जो प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने ही किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पंडित राहुल संकृत्यान ने गोरखनाथ की समय सीमा कब निर्धारित करी है? तो उन्होंने 845 ईस्वी माना है गोरखनाथ की समय सीमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किस विद्वान ने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का गद्य लेखक जो है सबसे पहले मिश्र बंधु स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मीननाथ और जो है मच्छंदरनाथ, ये किसको कहते हैं? ये मत्स्यनाथ को ही, मत्स्यनाथ के दूसरे नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रश्न, तो आपकी परीक्षा में भी अब की बार आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो आएंगे ही, बाकी अगर लिखित भी परीक्षा होगी तो आप बहुत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, पहेलियाँ और मुकरियाँ
मुकरियाँ किसने लिखी थी बताएं। अमीर खुसरो ही पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते हैं, ये बात आप सभी को पता होगी। और आपके जो पहेलियाँ या जो है छापा तिलक तस्दीन ही रे तो से नैना मिला के, ठीक है, तो ये सब जो है कव्वाली या फिर जो भी पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, ये जो संकलित हैं, उन सभी की व्याख्या ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो अगर आपको पूरा पढ़ना तो आप कोर्स आप ले सी सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी, ठीक है। काफ़ी मॉडल पेपर्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, वीडियो बोर्ड पर भी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी क्लासेस होती रहेंगी तो आपको मिलती रहेंगी, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूतीय हिंद कहा जाता है इनको, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि भैया? आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, वही प्रश्न फिर से, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। अगला देखें, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? ये सब प्रश्न इतने बार पूछे गए हैं, इतने यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं कि क्या बताऊं आपको। तो छोटे छोटे प्रश्न ही आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को जान लीजिए। बाकी जो है और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, ठीक है। इससे पहले एक महासंग्राम क्लास भी मैंने दी है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे बताएं? निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी तो अमीर खुसरो ने एक दोहा भी कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश या साँझ भई चौदेश। आपको बता दूं कि ये अमीर खुसरो जो हैं वो गुरु परंपरा में बड़ा विश्वास रखते हैं, सूफी परंपरा में भी विश्वास रखते थे। और अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो ये हिंदी में खास करके खड़ी बोली के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। तबला का भी आविष्कार ये किए हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। हिंदवी का मतलब होता है, हिंदवी एक ऐसी भाषा है, हिंदवी हिंदी का ही एक प्रकार से दूसरा रूप है। हिंदी की भाषा में जब उर्दू और फारसी के शब्दों को आप ज़्यादा मिला देंगे तो वो हो जाता है हिंदवी, ठीक है। हिंदवी या एक प्रकार से हिंदुस्तानी हो जाता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अमीर खुसरो की अगर बात की है तो अमीर खुसरो ये बात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार या सितार का आविष्कार किया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो, सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक जो है वाणी का संग्रह है कबीर का, क्या बीजक, इसके कितने भाग हैं? तो बीजक के कितने भाग है भैया? बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक है पहला साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमैनी। ये बात ध्यान रखें, कौन कौन से हैं? साखी, शबद और रमैनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा था। साखी का मतलब आपसे पूछा था, साखी का मतलब होता है साखी का मतलब होता है साक्षी, शबद का मतलब होता है शब्द, रमैनी का मतलब होता है रामायण, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, तो आपसे अगर पूछे तो आप आसानी से बता देंगे। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आप सभी को पता होगा, कबीर दास की ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये कहा गया किसके बारे में? कबीर दास के बारे में ही कहा गया। चूँकि कबीर दास जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने हाथों से कभी कागज़ को नहीं छुआ, मतलब इसका मतलब यही है, और कलम को कभी हाथ से नहीं उन्होंने पकड़ा। चूँकि ये संतों की सभा में जाते थे, उनकी जो है जो कभी कथाएँ करते थे, उन कथाओं को सुनते थे, और इसीलिए इनकी भाषा को सधोकड़ी भाषा भी कहते हैं। चूँकि सधोकड़ी भाषा का मतलब होता है संतों के बीच में रह करके जो भाषा उन्होंने सीखी उसी को सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। चूँकि इनकी भाषा में कभी राजस्थानी के भी पुट आते हैं, कभी बिहारी के भी, कभी पूर्वी और कभी पश्चिमी, मतलब हर एक हिंदी के, कभी डिंगल पिंगल के भी शब्द आ जाते हैं। तो कबीर की बोली एक प्रकार से पंचमेल खिचड़ी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अच्छा कबीर और तुलसी इन सभी के बारे में जो जन्म मरण की बातें हैं, या इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, या देहावसान कब हुआ, ठीक है। कबीर मतलब कि जो कविताएं करने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका देहांत होता है, ठीक है। चूँकि आत्मा अजर अमर होती है तो इस संदर्भ में उनका देहांत कहा जाता है, देहावसान कहा जाता है। मृत्यु कहना थोड़ा सा बेकार लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्लियर। बाकी मेरे मुँह से निकल गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। बाकी आप लोग जो है कभी भी अगर बोले हिंदी में तो देहावसान, या जो है इस संसार से उन्होंने विदा ले लिया, या देहांत हो गए, कुछ इस प्रकार के मर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, कि तुमको जो तुमको गीत लगता है वो मेरे ब्रह्म के विचार हैं, ये किसने कहा था? तो ये कबीर दास के ही कथन है। ये बात ध्यान, किसके कथन है भैया? ये कबीर दास के ही कथन है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल। तो ये किसके हैं? ये सब कबीर के ही बातें हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, पिछली बार पूछा गया था, तो आप बताएंगे कबीरदास को कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखें, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद नाम था कबीरदास के गुरु का। अच्छा, ये जो जन्म और मृत्यु की बात बताई थी मैंने, पूरी बात नहीं आपको बताई। तो जन्म और देहावसान जो हुआ है इन कवियों का, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, बच्चे कितने थे, इन सभी को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। लास्ट में आप अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि कौन कौन सी वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा चलिए, इसी समय में दिखा दे रहे, बहुत सारे प्रश्नों को अभी हमारे साथ हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो हिंदी का जो ये वाला वीडियो है, आप सभी लोग देखा होगा, हिंदी का ये वीडियो जो है सेमेस्टर 1 वाला, ठीक है। इसमें विद्यापति, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारीलाल, घनानंद, इन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बता दिया। और इसमें जन्म और एक प्रकार से देहावसान सभी की डेट वगैरह सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है फिर से आते हैं वहीं पर जहाँ पर हम लोग थे। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो प्रश्न क्या है, यहीं पर हम लोग पहुंचे थे। तो यहीं पर हम लोग पहुंचे थे, मत्स्य कागज छुए नहीं कलम गए नहीं हाथ, तो ये कबीरदास का है। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीरदास को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? रामानंद नाम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? सदुक्कड़ी भाषा का मतलब है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है, उसको सदुक्कड़ी या पंचमेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक नहीं होते हैं। साधु संतों के द्वारा जो कथाओं में बातें या बोलियों का प्रयोग होता है, उन्हीं बोलियों के अलग अलग साधु संतों के पास जाते थे, तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों का पुट इनके रचना में आपको मिलता है, ठीक है। कभी राजस्थानी, कभी बिहारी, कभी भोजपुरी, कभी मैथिली, ठीक है, कभी अवधी, कभी ब्रजभाषा, सभी के पुट आपको इनकी भाषा में मिलेंगे, कभी राजस्थानी, कभी पहाड़ी, ठीक है। आगे देखिए, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। संकेतांक की बात नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो कबीरदास को सबसे कम महत्व प्रदान किया उन्होंने, ठीक है। चूंकि कबीरदास में कवित्व कम है और संतत्व तो ज़्यादा है, यानी कि वो संत पहले हैं कबीर और कवि बाद में है, ठीक है। कबीर पहले एक संत हैं, बाद में एक कवि हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कवि की जब विशेषताओं के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उनके नज़र में कबीर एक कवि नहीं होते हैं, वो एक संत होते हैं, और इसीलिए उनको एक प्रकार से कम महत्व देते हैं भक्तिकालीन कवियों में आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तुलसी और जायसी को, फिर उसके बाद में देते हैं सूरदास को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, बताएं निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, बताइएगा सभी लोग। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति ये है, रूढ़ियों और मतलब की प्रवृत्ति है, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है कुल मिलाकर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्गुण काव्यधारा में यही किया गया है, ठीक है। वात्सल रस की प्रधानता जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की परंपरा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आशादाता की प्रशंसा आदिकाल की विशेषता है, और प्रकृति पर चेतन सत्ता आलेख जो है ये भी आप देखिए छायावाद वगैरह में आपको मिलेगा विशेषता। जबकि रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध ये निर्गुण काव्यधारा के यानी कबीर वाले जो हैं वो विरोध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कबीर का संबंध जो है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम मार्गी सूफी धारा से संबंध है जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का। कृष्ण भक्ति धारा से संबंध है वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ और सूरदास का। राम भक्त शाखा से संबंध है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी बातों को। तो कबीरदास का संबंध किससे है? बी ऑप्शन, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कौन हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत कवि हैं वो कौन है इनमें से? वो है भाई कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, सूरदास कृष्ण भक्त शाखा से रिलेटेड है, भक्ति काल के हैं। अगला प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के हैं, सूफी परंपरा से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे। जायस नगर मोर स्थानु, एक पंक्ति मिलती है, एक चौपाई मिलती है। जायस नगर में पैदा हुए थे, जायस नामक स्थान पर रहते थे, इसीलिए इनको जायसी कहा जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा अगला प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। पद्मावत क्या है भैया? महाकाव्य है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया? अवधि में लिखा गया। अवधि में भी कि कौन सी अवधि? तो ठेठ अवधि में लिखा गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, किस शैली में लिखा गया? तो मसनबी शैली में लिखा गया पद्मावत। क्लियर, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा किसकी रचना, फटाफट से आप लोग बताएंगे। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा भी जो है वो जायसी की रचना है। ठीक है, कहरानामा है, कहरनामा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? बताइएगा। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ही ऐसे कवि हैं इन चारों में से जिन्होंने केवल अवधी में ही रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, बाकी कबीरदास जो हैं उनकी पंचमेल खिचड़ी है, उनकी कोई भाषा का आता पता नहीं है। ठीक है, सूरदास की बात की तो ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ों को और भी सूरदास चूँकि ब्रज भाषा में ही लिखते हैं मूलतः। तुलसीदास जो है ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग करके लिखते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? पद्मावत के बारे में देखिए, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब मसनबी शैली, वही दोहा चौपाई शैली। 7 चौपाइयों के बाद एक बार दोहा आता है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। और ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक भारतीय लोक कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य ही है। ठीक है, प्रबंध का मतलब होता है कि वो महाकाव्य होना चाहिए, किसी व्यक्ति को आधार बना करके लिखा गया होना चाहिए प्रबंध काव्य। एक होता है मुक्तक, तो मुक्तक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। ठीक है, वो होते हैं मुक्तक काव्य या खंड काव्य जो होते हैं, लेकिन महाकाव्य प्रबंध काव्य होते हैं। क्लियर, तो प्रबंध काव्य भी है ये। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। पद्मावत की काव्य शैली जो है प्रौढ़ और गंभीर बिल्कुल भी नहीं है, ठेठ अवधि में लिखा गया है, मसनबी शैली का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों के सारी चीज़ें दिमाग में घुस रही होंगी, सारी चीज़ दिमाग में बैठ रही होंगी, और बैठना भी चाहिए। ठीक है, आप 1 से 2 बार अगर इस सेशन को अटेंड कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपके डाउट, एक भी डाउट वैसे बच भी नहीं रहा होगा और बचेगा भी नहीं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य जो है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे कौन? सूरदास। और सूरदास जो हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। विट्ठलनाथ जो हैं गोस्वामी, वो अष्टछाप के कवियों के संग्रह करते हैं। विट्ठलनाथ कौन है? गोस्वामी वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप के कवियों का संग्रह कौन करते हैं? विट्ठलनाथ करते हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ जो हैं वो सूरदास को क्या कहते हैं? पुष्टिमार्ग का जहाज कहते हैं सूरदास को। ठीक है, वो कहते हैं कि पुष्टिमार्ग का जहाज जाता है जब वो सूरदास की मृत्यु होती है। ठीक है, कुतुबन मतलब कि एक जो है ये पद गाते हुए, खंजन नयन रूप रसमाते पद गाते हुए सूरदास जी का देहांत होता है, तो उस समय ये कहते हैं विट्ठलनाथ की पुष्टिमार्ग का जहाज जात है, जो को मतलब कि जिसको जो लेना है उसको ले, इस प्रकार से कहते हैं। मतलब पुष्टिमार्ग का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। किसने कहा? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा। किसको कहा? सूरदास को कहा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत जो है इसका प्रसंग, मूल स्रोत इसका क्या है? तो श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है वहीं से लिया गया है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है वहीं से लिया गया है भैया। किसको लिया गया? वहीं से लिया गया है। किसको भाई? वहीं से लिया गया है, श्रीमद् भगवत के 10वां स्कंद से लिया गया है भ्रमर गीत सार, जो कि सूरसागर में बताया गया है। सूरसागर किसकी रचना है? किसकी रचना है भैया? सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर की रचना कौन सी नहीं इनमें से? सूरसागर सूरदास की है, साहित्य लहरी भी सूरदास की है, और सूरसारावली भी सूरदास की ही रचना है। जबकि रास पंचाध्यायी की अगर बात करें तो रास पंचाध्यायी अब्दुल रहीम खान खाना की रचना है, यानी कि रहीम दास की रचना है। ठीक है, रहीम दास का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। तुलसीदास के बड़े अच्छे मित्र थे रहीमदास, और रहीम के कहने पर ही तुलसीदास बाबा ने कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो रास पंचाध्यायी ये सूरदास की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? यहाँ पर देख लीजिए, हास्य की जगह पर दास से भक्ति। तो तुलसीदास का जो भक्ति रूप था वो दास से था। ठीक है, और बात की जाए अगर सूरदास की भक्ति का तो वो साक्य भक्ति थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा का सबसे, देखिए, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत और रामचरितमानस, तीनों ये चारों जो हैं अवधी भाषा के ही महाकाव्य हैं, लोकप्रिय महाकाव्य हैं। हालांकि सबसे अधिक जो लोकप्रिय है और पूरे के पूरे संसार की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है श्री रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, महाकाव्य की दृष्टि से तो है ही, और एक प्रकार से पूजा जाता है लोगों के घरों में। आज भी आप देखिएगा लगभग अधिकतर घरों में, हिंदू धर्म के लोगों में आप देखिएगा रामचरितमानस जो है आपको रखा
रखा हुआ मिलेगा। हमारे घर में तो लगभग 15-20 रामचरितमानस की पुस्तकें हैं, ठीक है, और सुंदरकांड लगभग 2500 सुंदरकांड की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। रामचरितमानस में कुल मिलाकर के 7 कांड है। पहला कांड है जो है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है कौन सा कांड भैया, अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है आपका सुंदर कांड, सबसे फेमस कांड है सुंदर कांड, ठीक है। शांतम शाश्वत प्रेमे मनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म सम्मुफणित सिम्मन संवेदांत वेदयं विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तियं प्रेक्ष पुंगवा निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुर्मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजबन किसानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात यातम नमामि। ऐसे तुलसीदास जी मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं किसी भी कांड से पहले। आप देखते हैं रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं कैसे, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। रामचरितमानस की शुरुआत वह अक्षर से होती, वर्णानाम संघानाम, और वह अक्षर पर ही जाकर के समाप्त होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी लोगों से आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मानवः पर जाकर के नो मानवः लास्ट में आप देखेंगे रामचरितमानस खोल करके तो वह अक्षर पर समाप्त होता है और वह अक्षर से ही प्रारंभ होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है तुलसीदास ने रामचरितमानस को कितने समय में पूरा किया था। तो रामचरितमानस की अगर बात की है 1631 विक्रमी में एक प्रकार से ये लिखना प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत से अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका सन निकल आएगा। अगर आप 57 घटाएंगे तो यहाँ से कुदाल लिया 3 से, तो यहाँ हुई कितना भैया, यहाँ में 11, 11 में से 7 गए, 7 4 11, 4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर बचा 2, यहाँ से कुदाल लिए, यहाँ भाई 12, 12 में से 5 गए, 7 5 12 होता है, कितना होता है 7 5 तो 12 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर बचा 5 यानी 1574 जो है, इस 1574 ईस्वी में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। किसको, 1574 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया रामचरितमानस को, और 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा था रामचरितमानस को लिखते समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 साल लाग रहा, 7 महीना और 26 दिन लाग रहा रामचरितमानस का लिखा है मैं क्या का, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं। देखिए, कवितावली, गीतावली, विनय पात्रिका, ये तीनों रचनाएं, रामचरितमानस, रामलला नच्छहु, ये सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, ठीक है, जबकि रामचंद्रिका जो है केशवदास की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास की है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और छंदों का प्रेत या एक प्रकार से कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको, केशवदास को, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्यों में रही है। श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक रही है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है। अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, या शब्द भक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो अगर बात की है रीतिकाल में सबसे अधिक प्रवृत्ति जो रही है वो नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन बहुत हुआ है, सबसे अधिक प्रवृत्ति मेन यही रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी मुख्य रूप से वो एक ही भाषा थी मुख्य रूप से, और थी वो ब्रज भाषा, ठीक है। जो राम भक्त शाखा के लोग हैं वो तो अवधी का प्रयोग करते, लेकिन जो कृष्ण भक्त शाखा के लोग हैं वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते, जो कि ब्रज भाषा में ही चीज़ें हुई। सूरदास जी वगैरह जो हैं वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते, वल्लभाचार्य, ठीक है, गोस्वामी और विट्ठलनाथ, ये सब ब्रज भाषा का प्रयोग करते। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात किया है तो उन्होंने किसको माना है, चिंतामणि को मतलब रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। कुछ लोग आचार्य केशवदास को मानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को मानते, चिंतामणि त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है रीतिकाल का समय क्या था। फटाफट से आप बताएंगे, रीतिकाल का समय आप बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे रीतिकाल का समय। तो रीतिकाल का समय कितना है, देखिए 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी का जो समय काल है, लगभग 200 वर्षों का ये रीतिकाल का समय है विक्रमी का। विक्रम संवत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें से अगर आप सन निकालना चाहें तो आप 57 घटा करके सन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस
इतिहासकार ने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा भैया? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए हम राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा क्या बताते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। राम कुमार वर्मा क्या बताते हैं? रीतिकाल को क्या कहते हैं? राम कुमार अच्छा, राम कुमार वर्मा उस पर नहीं कहते हैं, आदिकाल के बारे में वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं। रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? मिस्र बंधुओं ने क्या कहा भाई? मिस्र बंधुओं ने उनको अलंकृत काल कहा है। ठीक है, अगर बात की जाए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को रीतिकाल ही कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, रीतिकाल की रीति सिद्धि काव्यधारा के कवि कौन से हैं? देखिए रीतिकाल में 3 खंड है, एक रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध। रीतिबद्ध से रिलेटेड है केशवदास, रीति बद्ध से रिलेटेड है केशवदास, रीति मुक्त से रिलेटेड हैं घनानंद, बोधा, आलम, ये सब रीति सिद्ध से रिलेटेड हैं बिहारी जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कौन है? बिहारी लाल है। ऐसे कवि जो कि रीतियों को जानते थे, अलंकार, रस, छंद, गुण, किस सभी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस पर लिखा नहीं। मात्र एक रचना बिहारी की है, बिहारी सतसई, और 719 दोहा या 713 दोहा, कहीं कहीं पर 19, कहीं कहीं पर 21, कहीं कहीं पर जो है 713 दोहे बताए गए हैं। ठीक है, तो बिहारी सतसई वो रचना है। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, दीर्घ उर्झट टूटट कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत, यह कथन किसका है? बिहारी लाल का, तुलसीदास का, कबीर का या जायसी का? बताएं। दीर्घ उर्झट टूटट कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत, ये बिहारी लाल के दोहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की रचना है, एकमात्र रचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो आप बताएंगे 719। देखिए ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 719, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? बताएं। तो घनानंद जो है रीतिकाल के जो है रीति मुक्त धारा से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखिए रीति मुक्त की अगर बात की तो घनानंद, बोधा और आलम, ये सब रीति मुक्त कवि हैं। और बिहारी की अगर बात की तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। तो आपसे पूछा गया रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, तो आप बताएंगे बिहारी लाल ही नहीं है रीति मुक्त कवि, चूंकि रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? बताएं। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किसके संबंध में भैया? ये घनानंद के संबंध में था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन सी मतलब किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है? घनानंद जो है सुजान से प्रेम करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो घनानंद की कृतियाँ जो है ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, यह कवि किस पंक्ति की है? मतलब कि किस कवि की है यह पंक्तियाँ? तो घनानंद की ही ये पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को, और परीक्षा में ये सब प्रश्न आएंगे। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? कामायनी की भाषा देखिए, खड़ी बोली में कामायनी महाकाव्य लिखा गया है। छायावाद की जो है सबसे फेमस रचना है कामायनी। ठीक है, 15 सर्गों में बटी हुई जो है रचना है, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है कामायनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? श्रद्धा नामक पात्र जो है कामायनी महाकाव्य में ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रद्धा, मनु, ये सब। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मनु जो है कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रत्नसेन जो है वो पद्मावत के हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो रचना कौन सी है? प्रेम पथिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, झरना, आंसू, कानन कुसुम, ये सब भी जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृति या कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखें, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की, झरना जयशंकर प्रसाद की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। लेकिन दीप शिखा की अगर बात किया है, दीप शिखा जो रचना है महादेवी वर्मा जी की है, वो भी छायावाद की ही दुर्गा कही जाती है। छायावाद के उन नायकों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभों का नाम है जयशंकर प्रसाद
और प्रसाद और पंत यानी सुमित्रानंद पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी, ये 4 नायक हैं छायावाद के। इन्हीं चारों 4 स्तंभ हैं छायावाद के, बात ध्यान रखेंगे। और छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, निराला जी छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, पंत जी छायावाद के महेश कहे जाते हैं, निराला जी, ये बात ध्यान रखें, छायावाद की दुर्गा कौन कही जाती हैं, महादेवी वर्मा जी। ठीक है। अच्छा, कवि त्रयी में कौन शामिल हैं, तो छायावाद की कवि त्रयी में शामिल हैं जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद पंत निराला, ये तीनों शामिल हैं कवि त्रयी में छायावाद की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, ये कानन कुसुम और ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा ध्रुव स्वामिनी नाटक। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। तितली जो है एक उपन्यास है, किसका, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कानन कुसुम जो है वो भी रचना किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना। लेकिन चारुचंद्र लेख की अगर बात की जाए, चारुचंद्र लेख जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी हैं, महादेवी वर्मा छायावाद के कवि हैं, मतलब कवित्री हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के ही कवि हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, ये छायावाद के कवि नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है, झरना, लहर, आंसू, ये जयशंकर प्रसाद की रचना, जबकि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ पर हुआ था, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था भैया कहाँ पर, 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी ही हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है इनमें से, देखिए सुमित्रानंद पंत की देखिए ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, ये सब रचना जो है सुमित्रानंद पंत की ही है। परिमल की अगर बात करें तो परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1929 में प्रकाशित होने वाली रचना है परिमल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमल सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, किसकी है, निराला जी की है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताएं कौन सा कथन असत्य है भैया। देखिए, पंत की प्रकृति का सुकुमार कवि, मतलब पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। पल्लव पंत जी की रचना है, बिल्कुल पल्लव जो है पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है। पंत भारतेंदु के कवि हैं, नहीं है, गलत बात है। पंत जो हैं वो किस कवि हैं, छायावादी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, इस क्वेश्चन के हिसाब से डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सभी लोग आगे देखिएगा। प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है, देखिए युगबाणी, गुंजन और पल्लव, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। बाकी अगर बात की जाए, बाकी जो रचना है खास करके इनकी रचना कौन सी है, सांध्य गीत, किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य की नहीं है, देखिए कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, प्रिय प्रवास महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ये जो है भारतेंदु युग का ग्रंथ है प्रिय प्रवास, ठीक है, किसके युग का है, भारतेंदु युग का है। ये द्विवेदी युग का है साकेत, और कामायनी जो है किस युग की है, कामायनी जो है ये छायावाद की है। ठीक है, ये बात है, यानी सबसे पहले रचनाकार किसका होगा, प्रिय प्रवास सबसे पहले लिखा गया, फिर उसके बाद में लिखा गया कौन सा, उसके पहले लिखा गया भाई साकेत महाकाव्य, फिर लिखा गया कामायनी। ठीक है, तो ये तीनों महाकाव्य हैं, जबकि जो पंत की रचना है पल्लव वो महाकाव्य नहीं है, वो कविता संग्रह है, 1926 में प्रकाशन हुआ इस कविता संग्रह का, पल्लव नामक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा गया है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, किसकी पंक्ति है ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंद पंत जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब आ रहे हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर आग कविता। फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है भैया, तो प्रगतिवाद का समय है 1936 से लेकर के
1943 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद का समय है। 1943 से लेकर के 1953 तक का जो समय है वो एक प्रकार से प्रयोगवाद का समय है। 1954 से लेकर के 1960 तक का जो समय है ये नई कविता का समय है। ठीक है, 1960 के बाद की कविताएं सठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। भारतेंदु युग कब से प्रारंभ होता है? 1850 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग चलता है। फिर 1900 से लेकर के आप मान लीजिए 1918 तक चलता है छायावाद। फिर 1918 से आप मान लीजिए 1919 से 18 से आपका प्रारंभ हो जाता है कौन सा? ये चलता है द्विवेदी युग। ठीक है, ये देखिए 1850 से यहाँ तक भारतेंदु युग, 1900 तक, 1900 से 1918 तक आपका चलता है द्विवेदी युग। फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा? 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय काल है छायावाद का समय काल है। और उसके बाद में 36 से 43 तक आपका होता है प्रगति, और 43 से लेकर के 53 तक होता है 10 सालों का समय प्रयोगवाद का, यानी कि जिसमें 1943 में कौन सी जो है क्या प्रकाशित होता है? तो उसमें एक प्रकार से तार सप्तकों का प्रकाशन होता है। कौन करता है? आगे करते 7 कवियों के संग्रह होता है तार सप्तक। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, यथास्थितिवादी या व्यक्तिक यथार्थवाद की बात करती है? तो प्रगतिवाद जो है वो वर्ग चेतना पर प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मार्क्सवादी है चूंकि, तो वर्ग चेतना जरूर होगी उसमें। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है भैया? देखिए, छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का भी योगदान रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवाद को एक प्रकार से विचारधारा को एक जन्म मिलता है, एक नया आधार मिलता है। मार्क्सवादी प्रभाव तो पड़ा ही इस पर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यहाँ पर डी कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत देखिए, यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद, इन तीनों की तो बात होती है, लेकिन रूपवाद की बात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपवाद का जो विचार है वो प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से प्रगतिवाद की कौन सी प्रवृत्ति नहीं भैया? देखिए, प्रगतिवादी धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति इनकी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सामाजिकता का आग्रह करते हैं, शोषक वर्ग के प्रति, शोषक वर्ग के मतलब कि शोषित वर्ग के प्रति और एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा है। ठीक है, शोषित वर्ग के प्रति नहीं है, मतलब जो व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है उसका समर्थन करते हैं, जो शोषण कर रहा है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जन सम्मान के प्रति, लोक मंगल की भावना की बात करते हैं, लेकिन धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था नहीं रखते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास या गुलाब राय? तो रामविलास शर्मा जी जो हैं वो प्रगतिवादी समीक्षक हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि रामविलास शर्मा उदार मार्क्सवाद की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता किस कवि की है? तो मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक एक आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध का ही आलोचनात्मक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? बताएं। रहस्य पुरुष का बिंब जो है वो अंधेरे में कविता में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी में है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कौन सी कविता संकलित है भैया? जन्मदिन की धूप में ये कविता संकलित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे भैया? कबीर के गुरु हैं रामानंद। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, ये कबीरदास का ही दोहा है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी और निश्चित तौर पर आप लोग जो है आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप जान गए होंगे। तो कबीरदास की है, पाछे लगा जाए था लोक वेद के साथ।
अगला प्रश्न, तुलसी की रचना कौन सी इनमें से देखिए, जानकी मंगल, कवितावली और जन रामचरितमानस, ये तीन रचनाएं गोस्वामी बाबा तुलसीदास की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी घ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेगा ताकि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोस लगातार मिलते रहें, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न अगला आपके क्या है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी आखिरी कलाम किसकी रचना है भैया? आखिरी कलाम जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद्मावत के नायक का क्या नाम है? पद्मावत के नायक कौन है? राजा रतन सेन जो है पद्मावत के नायक हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के नायक रतन सिंह जो हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम है? रतन सिंह, या एक प्रकार से राजा रत्न सेन जो हैं उनकी पत्नी का नाम है नागमती। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? सूफी काव्यधारा कवि देखें, मतलब काव्यधारा के कवि नहीं है। देखिए, जायसी, मंझन, कुतुबन, ठीक है, शेख निसार, ये सब सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि कबीर दास जो हैं निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? कबीर दास। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, बताएं। ये कथन गलत है, मतलब गलत आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सूरदास को सभी विद्वान एकमत होकर के जन्मांध मानते कि भाई ये जन्म से ही अंधे थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत नहीं है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, क्या ये बात सही है या फिर गलत है, बताएं। तो सूरदास श्रीनाथ मंदिर में एक प्रकार से वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये बात देखें। और सूरदास वल्लभाचार्य किसी से थे, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु हौ सब पतिनन को राजा, ये भी सूरदास की पंक्तियां हैं। तो ये बिल्कुल आपका तीनों सही हैं। ये बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पर निंदा मुख पर रहो जग, यह निशान नित बाजा जागा, यहाँ पर कर लीजिएगा, पर निंदा मुख पर रहो जागा, यह निशान नित बाजा। पंक्तियाँ सूरदास किस मतलब कि सूरदास की हैं, बताएं। पर निंदा मुख पर रहो जग, यह निशान नित बाजा, ये पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित हैं, बताएं। ये किसके द्वारा लिखित हैं? अच्छा, एक मिनट, ये इसी की हैं, देखिए सूरदास की, कि प्रभु हो सब पतिनन को राजा, पर निंदा मुख पर रहो जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित हैं, तो बिल्कुल ये डी वाला ऑप्शन ही पूरा का पूरा है। ठीक है, चलिए, मैं तो सोच रहा था इसी में पूछेगा कि ये पंक्तियाँ किसकी, तो ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जब देखा कि भाई सूरदास लिखा ही हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखें, सूरदास किस काल के कवि हैं, बताएं। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत काव्य धारा के कबीर दास हैं। सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम काव्य धारा से कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्लियर? आगे देखिएगा, इनमें से किस कृति को सूरदास ने नहीं लिखा है? देखिए, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास की रचना है, जबकि दोहावली गोस्वामी बाबा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है, बताएं। सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट, या वात्सल सम्राट या श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? सूरदास को वात्सल रस का सम्राट या श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। और सूरदास जो हैं वो किस रस का कोना कोना झांक करके आए हैं, ये प्रश्न भी लगातार पूछा जाता रहा है। सूरदास जो हैं वो एक प्रकार से वात्सल्य का कोना कोना झांक करके आए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी किसने? वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी। और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था किसको? सूरदास को कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, बताएं। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, गारसा द तासी ने किया था। फ्रेंच साहित्यकार हैं ये। 1839 ईस्वी में इनकी एक रचना है वो प्रकाशित होती है। कौन सी रचना है? उस रचना का नाम है इस्तवार द लितियत्र इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये बात ध्यान। शिव सिंह ने लिखा, शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधुओं ने लिखा, मिश्र बंधु विनोद। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इतिहास का कौन सा है? तो काल क्रम के अनुसार अगर बात की जाएगी तो आप बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
आप यहाँ पर कर लीजिएगा आप हिंदुस्तान। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। डॉक्टर अब्राहम मतलब कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह की रचना है। इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिस्र बंधुओं की है। इस्तवार द लितेत्र इंदोए हिंदुस्तानी ये लिखा है फ्रेंच साहित्यकार गार्सा तासी ने। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है इस्तवार द लितरेतर इंदोए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे गार्सा तासी हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य को एक व्यवस्थित आधार या व्यवस्थित एक प्रकार से श्रेय या व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को है। आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है खास करके वो देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जो है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिख रहे थे इसको, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका इन्होंने लिखी। फिर उसके 6 महीने के बाद में एक प्रकार से एक रचना प्रकाशित होती है इनकी 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे इसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। अगला प्रश्न है किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो किसने दिया भैया? मिस्र बंधु की रचना है मिस्र बंधु विनोद। उसी ग्रंथ में लगभग 5000 हिंदी कवियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी या किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी 10 जनवरी की डेट थी, उसी दिन स्थापना होती है। उस समय लॉर्ड बेलेजली जो थे वो एक प्रकार से इनकी स्थापना करते हैं, खास करके वो वायसराय थे उस समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने, यहाँ पर विद्वान कर लेंगे, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी के या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को या आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहते हैं, आदि काल को वीर गाथा काल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रारंभिक काल को आदि काल बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहता है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगर बात किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है आदिकाल को क्या बोलते हैं? संधि या चारणकाल, संधि काल या चारणकाल बोलते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा और जाना। अब आपको बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर का यह वीडियो आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का एक प्रकार से मॉडल पेपर, जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा है, इसी प्रकार से इसमें भी आपको मिलेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर माइनर दोनों में यही पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी का अगर आपको सब्जेक्ट है तो आप देखना है वीडियो, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में भी फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें भी मेजर माइनर एक ही है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का अगर आपको वीडियो देखना है फर्स्ट सेमेस्टर का तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। भारत और विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में उसमें पढ़ना है, लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें बताएगा, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी काव्य का यह वीडियो आपको तो जरूर देखना ही चाहिए, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लगभग बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।